So yesterday I just gave a brief introduction at what we have covered. Now we are going to start with the model approaches to public administration. The last session was basically on traditional approaches. What are the different traditional approaches? Was first of all I explained Weber, okay, Max Weber, who basically didn't actually make a theory on bureaucracy. Bureaucracy क्या होता है? Bureaucracy is basically the administrative structure of any country. अगर इंडिया की bureaucracy बोले तो IAS IPS लोग आते हैं, उसके अंदर political executive भी आते हैं, क्योंकि इंडिया में हमारे political executive और हमारे administrative executive दोनों एक ही हैं. अब आप बोलोगे कैसे? तो when a particular politician sits in the Lok Sabha और वो जो policy बनाता है, that time he is a politician. But at the same time when he makes the policy एक बार एक्सेप्ट हो जाती है. फॉर एग्जांपल अभी बजट हुआ, करेक्ट, इस साल का बजट, तो वो काम कौन किया? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो व्हेन द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस goes back to the office, implement the budget, then the finance minister becomes an administrator. जब वो लोकसभा में या पार्लियामेंट में बैठते हैं तो तब वो पॉलिटिशियन की तरह काम करते हैं, बट वो जब मिनिस्ट्री में आके बैठते हैं तब वो एग्जीक्यूटिव बनता है. तो हमारे यहाँ पे अमेरिका की तरह वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी हम जैसे बोलते हैं, अमेरिका में अलग अलग है. प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कांग्रेस इन यूएसए. द प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू द कांग्रेस इन यूएसए, बट प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट इन इंडिया. हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अमेरिका की प्रेसिडेंशियल फॉर्म. थोड़ा बेसिक्स. तो ट्रेडिशनल में सबसे पहले मैक्स वेबर जो थे, उन्होंने समझाया कि ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स क्या होने चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट कैसे करना, उसको ट्रेन कैसे करना, सर्विस कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या होनी चाहिए, प्रमोशन कैसा होना चाहिए, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कैन दे अपॉइंट फॉर द सर्विस. तो आपने सुना होगा कि कई बार जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उनको गवर्नर करके अपॉइंट किया जाता है, यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर करके अपॉइंट किया जाता है, जो कि बेसिकली नॉन पॉलिटिकल पोस्ट है. थ्योरेटिकली नॉन पॉलिटिकल है, बट ऑब्वियसली अगर आप कभी भी आपने देखा होगा जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो सबसे पहले जो चेंज होते हैं वो गवर्नर सबसे वो रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई मैं तो इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और ये अभी अलग पॉलिटिकल पार्टी आ गई है, मेरे को तो वैसे भी निकाल देंगे, तो इज्जत से रिजाइन करके चले जाते हैं. जैसे विराट कोहली ने कैप्टन से छोड़ दी इज्जत से, ठीक है. तो उसी तरीके से ये लोग करते हैं. ये एडमिनिस्ट्रेटर को बाद में भी क्या जॉब लग सकता है, कई बार आपने सुना होगा जुडिशरी के जो ऑफिसर्स है, फॉर एग्जांपल जो सीजीआई होता है, उसके रिटायरमेंट के बाद वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हेड बन जाता है. बाय डिफॉल्ट है इंडिया में, पता नहीं क्यों, बट ऐसा ही है. जो सीजीआई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायरमेंट के बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हेड बन जाते हैं, ठीक है. तो ट्रेडिशनली वेबर ने बताया कि कैसे, जैसे उन्होंने बताया कि ब्यूरोक्रेट शुड बी इम्पर्सनल. इम्पर्सनल मतलब खुद इमोशनली वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए पॉलिसी में. ये पॉलिसी है, मुझे इंप्लीमेंट करने की बात करता है. I don't need to be personally involved in that policy implementation. He should be politically neutral. Theoretically, again, क्योंकि politically neutral होना बहुत difficult है. क्योंकि अगर आप जब भी इंसान है, इंसान के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कोई पर्सपेक्टिव होगा. जब कोई बोलता है कि भाई मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल हूँ, बट एक्चुअली वो होता नहीं है. कहीं ना कहीं उसका एक पर्सपेक्टिव होता है कि जो काम करेगा मैं उसको वोट करूंगा, तो यही तो आपका ओपिनियन है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी न्यूट्रल ऑल द टाइम. आप क्रिटिसाइज करते हो, आप जज करते हो, उस हिसाब से आप वोटिंग करते हो. लेकिन हाँ, वेबर ने कहा ऐसा होना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. कंट्रोल कैसे करेंगे, उनके जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं वो लोग कंट्रोल करेंगे. दैट द रिपोर्टिंग सिस्टम हैज टू बी देयर. कि जो ब्यूरोक्रेट जब इंप्लीमेंट करता है पॉलिसी, तो उसकी रिपोर्टिंग करनी जरूरी होती है. जैसे कि कॉलेज में जब बच्चे कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, दे हैव टू रिपोर्ट टू द कल्चरल हेड फैकल्टी कि मैम इतना इतना काम हो गया है, इतना इतना काम बाकी है, इतना इतना बजट है, इतना इतना की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है. अकाउंटेबिलिटी है. इसीलिए पहले नहीं था इंडिया में, पहले अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, इसके लिए आरटीआई आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. अरे भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नासिक में था, तो नासिक में एक आरटीआई फाइल हो गया था कि आप जो नए रिक्रूट्स होते हैं, कांस्टेबल जो नए रिक्रूट्स होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उनके लिए सब फ्री यूनिफॉर्म होता है,
फ्री शूज दिए जाते हैं, इसमें खाकी कितनी इस्तेमाल होती है, कपड़ा कितना लगता है, लेदर कितना लगता है शूज बनने के लिए, ये आरटीआई फाइल किया गया। अभी ये क्वेश्चन, इसमें क्या खाकी कपड़ा, कितना कपड़ा आपने ऑर्डर किया, कितना कपड़ा एक्चुअली लगा, कितने पैसे लगे, इसमें देखते हो कि बीच में पैसा तो नहीं खा रहा, नहीं हमें 10,000 मीटर कपड़ा लगेगा, इस बार बहुत ज्यादा रिक्रूट्स आए, इस्तेमाल किया गया सिर्फ सपोज 9,000 मीटर, बाकी का 1,000 मीटर गया, बेच देंगे मार्केट में फिर से, करेक्ट। तो करप्शन, तो ये आरटीआई बेसिकली क्या कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्रूव कर रहा है। ट्रेडिशनली यही सोच थी वेबर की। वेबर ने बोला था कि देखिए भाई, ब्यूरोक्रेट हैज टू बी नॉन करप्ट, ब्यूरोक्रेट हैज टू बी ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड टू हिज सर्विस, इट्स अ सर्विस, इट्स अ करियर, लाइफ करियर। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि जो 5 साल के लिए चला गया, अगले इलेक्शन में गारंटी नहीं है। ब्यूरोक्रेट का ये करियर होता है, उसके करियर में प्रोग्रेशन होनी चाहिए, उसके करियर में ऐसे पढ़ाव आने चाहिए जिससे वो कुछ स्पेशलाइजेशन कर सके, क्योंकि आज के डेट में स्पेशलाइजेशन करना जरूरी है। आप जनरलिस्ट नहीं रह सकते ज्यादा दिन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप सब लॉ पढ़ रहे हो, तो आफ्टर ग्रेजुएशन आपको डिसाइड करना पड़ेगा प्रैक्टिस इसमें करनी है, सिविल है, क्रिमिनल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, साइबर लॉ है, ह्यूमन राइट्स है, कितने सारे डायमेंशंस है लॉ को। एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करोगे तो ज्यादा आगे जाओगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, मतलब यू आर गेटिंग पुल्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस और आप किसी में भी एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंस इज, वेबर का ये मानना था कि द ब्यूरोक्रेट हैज टू बी द मोस्ट टैलेंटेड गाय इन द सोसाइटी, उसको रिक्रूट करने के लिए प्रोसेस बहुत तगड़ा होना चाहिए। अभी जैसे यूपीएससी, वो जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो दे आर रिफाइंड स्टूडेंट्स, वो ऐसे नहीं कि हाँ चलो आ गया, चलो फॉर्म निकल गया, चलो भर के ट्राई करके देखते हैं, ऐसा कोई ट्राई करके आईएएस बनता नहीं इस देश में, पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो उन्होंने सिस्टम भी बताई। फिर सेकंड में वुड्रो विल्सन ने बताया कि जैसे मैंने आपको बताया तभी कि वुड्रो विल्सन वाज द फर्स्ट पर्सन टू बेसिकली स्टार्ट दिस इवोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ही वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ दिस डिसिप्लिन। इन्होंने कहा पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग कर दो, डायकोटोमी। उसके बाद आए फेडरिक टेलर, उन्होंने बताया साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। ये भी मैंने कल बताया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो हर एक चीज को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। मैंने कल एग्जांपल दिया कि एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड इन 15 डेज, हर रोज 2 घंटा पढ़ाई। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर रोज 2 घंटा पढ़ाई करोगे, 15 दिन में ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। अभी 100 बच्चे हैं क्लास में, 100 में से 10 बोलेंगे हाँ सर ओके हो जाएगा, बाकी का क्या? नहीं सर, 1 महीना लगेगा मुझे, या मुझे 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, या मुझे टाइम लगता है जॉब करने के लिए, बिकॉज पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है, जो टेलर ने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि टेलर भी इंसान है, रोबोट है, उसके लिए उसको भी मानी रखता है। मैं बोल रहा हूँ ये काम होना चाहिए, 2 घंटे में होना चाहिए, आजकल प्राइवेट सेक्टर नहीं चलता, ये आ गया प्रोजेक्ट, ये आ गया डेडलाइन, इमरजेंसी, काम अर्जेंट है, काम अर्जेंट है, तो ये डेडलाइन सेट की जाती है कि इतना टाइम में आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ये हो गया साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ व्हाट? किस चीज का मैनेजमेंट कर रहे हैं, काम का कर रहे हैं, टास्क का कर रहे हैं, प्रोसेसेस को हम सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे टेलर को लगा, उसको लगा ये करने से एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन इंसान का क्या, इंसान रोबोट नहीं, मशीन नहीं, गाड़ी की तरह चलने लगे साथ नॉर्मल जरूरी है ना, एक्सरसाइज करने से पहले फटाक से 100 किलो उठाओगे नहीं। तो ये टेलर ने देखा ही नहीं कि भाई इंसान की कैपेबिलिटीज भी देखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इतने दिनों से ये सब लोग एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट वैल्यूज, व्हाट अबाउट नॉर्म्स, व्हाट अबाउट कल्चर? आप कोई भी ब्यूरोक्रेट जब किसी भी समाज में काम करता है तो उसको उस सोसाइटी का कल्चर, नॉर्म, रिलीजन ध्यान में रख के उसको पॉलिसी इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक पॉलिसी है स्वच्छ भारत अभियान, उसमें का एक ऑब्जेक्टिव है ओपन डेफिकेशन को नहीं बराबर कर देना इस देश में। आसान लगता है कि भाई हाँ सर आपका ये टारगेट था, इतने सारे टॉयलेट्स हमें कंस्ट्रक्ट करने, हमने सब गांव में टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कर दिए, ओपन डेफिकेशन रुक गया? नहीं रुका, क्योंकि कल्चरली हमारे हिंदू धर्म में या भारत के कल्चर में किचन के साइड में टॉयलेट नहीं हो सकता, ये हमारा कल्चर है। अभी यहाँ पे लोगों को कैसे समझाओगे? अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। अब अवेयरनेस अब कैसा होता है,
खाकी वर्दी पहन के जाके अवेयरनेस क्रिएट करोगे तो लोग भाग जाएंगे। क्योंकि यू हैव दैट काइंड ऑफ फियर फैक्टर, डिफरेंस होता है कि जब वर्दी वाला होता है तो थोड़े से डर जाते हैं, गांव वाले तो और डर जाते हैं अनलेस यू सर्कल, हां अगर अनलेस कोई तो है बोले रे मेरी नौकरी खा जाऊंगा, दैट काइंड ऑफ पर्सन होगा तो वो नहीं डरेगा। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट सच काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर नॉर्मल पीपल, तब एनजीओ का काम आता है, एनजीओ मदद करेंगे, करेक्ट। सो गवर्नमेंट को इनका भी मदद देना पड़ता है। तो नाउ वी आर गिविंग मोर एम्फेसिस ऑन वैल्यूज, on culture in what new public administration, and then finally came NPM, new public management, जहां पे फिर से आपने इकोनॉमी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे ध्यान दिया। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजंस, डिसेंट्रलाइजेशन, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब द सिटीजन शुड बी ट्रीटेड लाइक अ क्लाइंट। अगर आप मेरे पास आते हैं कि सर मुझे मेरा इंडेक्स 2 चाहिए मेरे फ्लैट का, मुझे 7/12 का ये चाहिए डॉक्यूमेंट मेरे लैंड का, तो देना चाहिए, यू शुड प्रोवाइड हिम एज अर्ली एज पॉसिबल। होता क्या है, आप 10 चक्कर मारते हो, फिर बाद में पता चलता है कि साहब को चाय पानी देना, तो आप चाय पानी क्या क्या देते हो, फिर आपको वो मिलता है डॉक्यूमेंट। ये इंडिया में काफी प्रिविलेज कल्चर है, अभी से नहीं, ब्रिटिश के जमाने से यही चलता है, ठीक है। तो ये हो गए ट्रेडिशनल अप्रोचेस। अब मॉडर्न अप्रोचेस की तरफ मैंने क्यों ज्यादा एम्फेसिस, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आफ्टर एलपीजी 1991 जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, सोवियत यूनियन ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद इंडिया को झटका लगा। इंडिया 1989 में इतनी हालत खराब थी इंडिया की कि इंडिया के पास फॉरेस्ट रिजर्व्स सिर्फ इतने ही थे कि 15 दिन तक चल सके। तो वी हैड टू इम्प्लीमेंट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन 1991 व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर वाज मनमोहन सिंह। बहुत लोगों को पता नहीं है, बट वही थे, उनका दिमाग था। इसी वजह से जब रिसेशन हिट हुआ 2008 में, रिलेटिवली हम बच गए, रिलेटिवली हम बच गए, बिकॉज उन्होंने पूरा मार्केट ओपन नहीं किया। सर्टेन सेक्टर्स वर केप्ट इन द गवर्नमेंट साइड, एसेंशियल कमोडिटीज स्पेसिफिकली लाइक फूड, इलेक्ट्रिसिटी, तब गवर्नमेंट के हाथ में था। तो ये जब चेंजेस हुए तो अभी आप पुराने पर्सपेक्टिव से नहीं चल सकते कि ब्यूरोक्रेट हैज टू बी इम्पर्सनल, ब्यूरोक्रेट हैज टू बी नॉन करप्ट, ये नहीं हो सकता आज के डेट। टुडे द ब्यूरोक्रेट हैज टू बी सिंपलिफाइड, टुडे द ब्यूरोक्रेट हैज टू बी इमोशनली इन्वॉल्वड इन द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, टुडे द bureaucrat has to understand the troubles of people. लोगों के बीच में काम करना पड़ेगा, लोगों का सर्वेंट होता है। ये भूल जाते हैं कि सारे ब्यूरोक्रेट से पब्लिक सर्वेंट होते हैं, लेकिन बाद में जब वो बन जाते हैं पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक को ही अपना सर्वेंट मानने लगते हैं। तो ये ओरिएंटेशन चेंज करना जरूरी है। तो विल गो इन डिटेल। The traditional administrative system persisted for a long time and was undoubtedly very successful because, in Guy Peters' words, it fought several wars, produced and administered a massive expansion of social programs, instituted large-scale economic management for the public sector, and did a host of other remarkable things. इस जमाने में जो ट्रेडिशनल सिस्टम थी, कहीं ना कहीं आज भी प्रेवलेंट है, ये काफी सक्सेसफुल थी, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन की, इट इज वेरी गुड फॉर मेंटेनिंग स्टेटस को। रिपीटेड टास्क करने में तो बहुत अच्छा लगता है, रिपीटेड टास्क की रोज जाके फाइलिंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, इसमें ये बहुत अच्छा करते हैं। सडनली जब कुछ नया हो जाता है ना, ये लोग अडैप्ट नहीं कर पाते। तो व्हेनेवर वी चेंज हैपेंस, फॉर एग्जांपल लॉकडाउन हो गया, समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या करना है, तो हम कहां देख रहे थे, बाहर तरफ देख रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रहे हैं, यूएसए क्या कर रहा है। अमेरिका ने तो लॉकडाउन किया ही नहीं। यूरोप में तो ये हालत थी कि यूरोप के लोगों ने बोला हमारी जान है भाई, मैं तो वार्निंग वॉक को जाऊंगा। यूरोप में ऐसा लाठी लेके पीछे नहीं लग सकते, ह्यूमन राइट्स वहां पे बहुत तगड़े हैं यूरोप में, राइट। तो अभी वहां पे ओरिएंटेशन अलग था, उन्होंने लॉकडाउन लगाया लेकिन लोगों ने बात नहीं सुनी। अभी तो वहां पे राइट चल रहे हैं, स्पेन में फॉर एग्जांपल राइट्स हो गए कि हम फिर से ये मैंडेटरी करो, वो मैंडेटरी करो। इंडिया में लोग चुपचाप सुन लेते हैं, हाँ ठीक है भाई, आरटीसीपीआर चाहिए, ओके ले लीजिए, 1000 रुपए खर्चा कर लोगे, ये लो, डबल वैक्सीनेशन, ये लो, ये डॉक्यूमेंट लेगा। हम इतने रिवॉल्टिंग नहीं है, इसने तो 200 साल राज किया ना हमारे ऊपर, और वहां के लोग ये क्या चल रहा है, नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, सो इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल, बट ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, टाइम्स हैव चेंज्ड। ड्यूरिंग द 80s एंड 90s देयर वाज अ लार्ज स्केल रीथिंकिंग ऑफ गवर्नेंस, बहुत बार सोचना पड़ा। लेकिन 80s 90s के बाद इंटरनेट आया, इंटरनेट का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया।
हम जैसे अभी हम बिटकॉइन को डर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डर रहे हैं, हम इंटरनेट को भी डर रहे हैं। और डरना ना, अरे भाई जब पहले वेबसाइट्स आए थे तो लोग ऑर्डर करते थे तो वापस में मोबाइल तो नहीं आता था, कुछ अच्छा आ जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ, आज भी कभी कभी गलती से ऐसा होता है। बट अभी गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए 2020 में, ई कॉमर्स रूल्स बना दिए, वो पढ़े, मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, कि वहां पे उन्होंने बताया है कि अभी जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाओगे तो इट इज मैंडेटरी for the website holder to maintain all the records of the transactions and at the same time वो particular product बना कहाँ पे, is it made in China, is it made in Korea or is it made in India, ये पहले नहीं पता, पहले क्लैरिटी। ये होता है गवर्नेंस, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। यू कांट हैव द ओल्ड माइंडसेट कि भाई चल रहा है चलने दो, नहीं चलेगा, क्योंकि लोग आजकल जितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जितनी सुविधाएं बढ़ रही है, उसके साथ दुविधाएं भी बढ़ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है। सोशल मीडिया अच्छा बुरा मैं कभी नहीं मानूंगा, उसको इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे हैं। इंटरनेट बुरा नहीं है, सही अच्छा भी नहीं है, उसको इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, तो इसलिए गवर्नेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रीथिंकिंग स्टार्ट हो गई, कैसे हम हमारी गवर्नेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इसको अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों के डिमांड्स, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज किसी भी देश के लिए क्या होता है पता है, स्पेसिफिकली ब्यूरोक्रेसी के लिए, डेवलपमेंट। तो आप लोगों के इसमें खतरनाक चीज क्या है, डेवलपमेंट जब होती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई मतलब हर कोई इंसान एजुकेटेड है, हर कोई इंसान अवेयर है, वो डिमांड करेगा ये चाहिए वो चाहिए ये नहीं चाहिए। People when they become aware about their rights, they start demanding things from the government, which is a very difficult time for the government. अरे बाप रे, फार्म रिफॉर्म बिल कैंसिल करने पड़े, लोगों ने डिमांड नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। पुणे में 5-6 साल पहले लोकल बॉडी टैक्स करके एक टैक्स आया था कि हर आदमी, अगर शॉप में से हम जाते हैं शॉप में, हाँ भैया 2 प्लेट दे दो, हम लेके कैश दे देते चले जाते हैं, तो पूरा का पूरा पैसा ताला बन जाता है, बैंक में बन जाता है, ये रिकॉर्ड दिखाते नहीं। तो रूल बनाया गया पुणे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कि हर चीज के लिए आपको पक्का रिसिप्ट देना पड़ेगा। 8 दिन दुकान बंद, वो मतलब नीचे चल रहे थे, भैया दूध दे दो, ब्रेड दे दो, नीचे से शटर खोल के देते थे। बट theoretically on paper सब बैंक ये एवरीथिंग वो दे हैव गॉट स्ट्राइक, सारे दुकान बंद, न्यूज़पेपर हम लोगों को पता ना सब कुछ चल रहा है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग गवर्नमेंट हैज टू टेक अ डिसीजन, वापस ले डिसीजन। अवेयरनेस जब आती है तो गवर्नेंस हैज टू चेंज। ओके, इसके लिए लोकपाल पास हुआ, एंटी करप्शन मूवमेंट हुई, आरटीआई के लिए भी हमें डिमांड करना पड़ा, ह्यूमन राइट्स के लॉज को पास करने के लिए भी इंटरनेशनल प्रेशर करना पड़ा इंडिया के साथ, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की बात करती है तब इंडिया को ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए कायदा बनाना पड़ा, और डिमांड लोगों ने की, हमने की। अभी आपने देखा होगा डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल तलाक, क्यों? क्योंकि लोगों ने डिमांड की और गवर्नमेंट ने सुना। वो चल रहा है, चलने दो, ये वाली सिस्टम चेंज हो गई है, which was followed by attempts to move administration far away from its roots, and only few governments have remained untouched by the wave of reforms. लेकिन पहले कैसा था, हर चीज में गवर्नमेंट डिमांड, अभी क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। क्या? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये क्या है? गवर्नेंस का मतलब गवर्नमेंट की एक्शन, काम करो, हमें आउटपुट चाहिए, वी वांट आउटपुट, वी वांट आउटकम। ये आज का नारा है कि भाई गवर्नमेंट, आप रेगुलेटर थे, अच्छी बात है, फैसिलिटेटर बन जाओ, लोगों को मदद करो, लोगों को बिजनेस करने में हेल्प करो। जीएसटी भी पास किया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे कि कोई भी टैक्स भरने से डरता था। अभी मैं थिएटर गया, टिकट खरीदा, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, पोल सेस, एजुकेशन सेस, चल क्या रहा है, क्या भर क्या रहा हूं, मुझे कुछ पता ही। अभी एंटरटेनमेंट इज अ सर्विस, तो सर्विस टैक्स अलग और एंटरटेनमेंट टैक्स अलग क्यों? कितना कोई इन्वेस्ट करेगा इंडिया में? इंडिया में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब मैं टैक्स पे करता हूँ मुझे पता तो होना चाहिए मैं किस चीज का टैक्स पे कर रहा हूँ। दैट इज द रीजन व्हाई जीएसटी पास किया। उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज फॉर जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत थी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल अमेंडमेंट, स्पेशल अमेंडमेंट एंड स्पेशल अमेंडमेंट विद 50% ऑफ द स्टेट्स हैव एक्सेप्टेड दैट अमेंडमेंट। ये तीसरा टाइप था, बिकॉज इट वाज हिटिंग द फेडरल स्ट्रक्चर, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर इंपैक्ट हो रहा था।
50% से ज्यादा स्टेट मान नहीं रहे थे, फिर जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि अगले 3 साल में आपको जो भी नुकसान होगा उसके हम भरपाई करेंगे, तब जाके स्टेट मानी। 2018 तक स्टेट गवर्नमेंट को जो नुकसान हो रहा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करता, तब जाके जीएसटी पास हुआ। समझ रहे हो पॉलिटिक्स का क्या लेवल चल रहा है। सो सिमिलरली यहाँ पे ऐसे देश हैं जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल मॉरिशस, फ्यूजी, टोंगा, ये देश के नाम नहीं सुने जाते, पर यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे चल रहा है वो चल रहा है। ऐसे कितने सकते आप शॉक हो गए, ऐसे बहुत सारे देश जिनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ऐसे बहुत सारे देश जिनके पास साइबर लॉ नहीं है, टैक्स स्ट्रक्चर ही नहीं है, इट्स अ फ्री एनर्जी। आप जाइए पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उनके पास कोई है नहीं रिसोर्स। हमारे पास कैसे, हमारे पास फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है, स्पाइसेस है, फ्रूट्स है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। एक छोटा सा पैसिफिक ओशन में का आइलैंड देश क्या कर लेगा? श्रीलंका क्या कर लेगा? श्रीलंका आपको यूरेनियम देगा? नहीं। श्रीलंका आपको शुगर पे देगा एट द अमाउंट व्हिच इंडिया इज प्रोवाइडिंग? नो। वो क्या करेंगे? आइए इन्वेस्ट कीजिए, कोई टैक्स नहीं है। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कौन सा देश होगा? इमेजिन। यस यस, वाइल्ड गेस। सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कौन का? बताओ कौन सा देश? चाइना। आपको क्या लगता है कौन सा देश? चाइना। कोई भी देश है, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, मालदीव है, रशिया है, यूक्रेन है, मॉरिशस, इतना सा आइलैंड देश है इंडियन पैसिफिक ओशन, वो करता है। क्यों? वो टैक्स हेवन है। सारे इंडियंस मॉरिशस में पैसा डाल के वहां से इन्वेस्ट करते हैं। सबको पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। गुड गवर्नेंस। देश को पैसा चाहिए, देश को पैसा चाहिए, देश चलना चाहिए। आपको क्या लगता है आईपीएल ऐसे चल रहा है? सडनली दुबई में शिफ्ट कर दिया, सडनली साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया, वापस इंडिया में आ गए, कैसे पॉसिबल? इसके पीछे का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलता है, किसी हिसाब से हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और हम बोलते हैं इसको 15 करोड़ मिल गए, इसको 20 करोड़। चिल्लर है, चिल्लर उन प्लेयर्स को जो मिल रहा है। तो इमेजिन करो कमाल कितने रहे। तो ये गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे तो स्पॉट फिक्सिंग होगी, मैच फिक्सिंग होगी। ओके, सो some countries are there which are not actually getting. Afghanistan for example, क्या है वहां पे रिफॉर्म्स, वो बैकवर्ड से ले रहे हैं, and they are saying Russia and Ukraine should solve this problem peacefully। तो बोल रहा है तालिबान, जिन्होंने अमेरिका को बॉम्बिंग किया, वो बोल रहे हैं पीसफुली सॉल्व कीजिए। वाह, बढ़िया है भाई आपका सॉल्यूशन। The Anglo-American countries are the most seriously affected ones by these changes. Therefore, it comes as no surprise that the reforms are most dramatic in these countries. Anglo-American countries, which includes North America, Central America, South America. Mostly Central America में West Indies आता है, जमैका, एंटीगा, सारे आपके कनाडा, ब्राजील यहाँ से आते हैं। और साउथ अमेरिका में आते हैं कौन से देश आते हैं? ब्राजील इज इन साउथ अफ्रीका में, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, वो सारे देश। इनके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ क्योंकि दिस कंट्रीज वर इन ट्रांजिशन। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ वो डेवलपिंग देशों के ऊपर, जैसे कि इंडिया, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जो थे उनको ऑलरेडी पता था क्या क्या चेंजेस करने, क्या क्या ओरिएंटेशन में चेंज आना चाहिए। दैट डिड नॉट हैपन इन डेवलपिंग कंट्रीज। वी वर ऑलवेज लेट स्टार्टर्स। अच्छा, वहां पे ऐसा किया कि हम भी ऐसा करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी के बारे में सुना होगा आपने, जहां पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लैंड इज गिवन टू इंडस्ट्रीज फॉर डेवलपमेंट एट अ वेरी चीप रेट। इसके लिए पहले 2-3 साल के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वाटर सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू सब्सिडी दिए जाते हैं ताकि वो इंडस्ट्री प्रॉफिट ग्रो हो। ये पॉलिसी हमने चाइना से इंस्पायर होकर इंडिया में की है। अब चाइना को बैन कर दो, चाइना के ऐप बैन कर दो, तो ये भी बैन कर दे? नहीं, आप चाइना के साथ रिलेशन खत्म नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना के साथ ही है। Before the term new public management was coined, the new model of public sector management had several names. देखिए, new public management ये term जो है, मैंने आपको बताया कि चीजों पे एक्सरसाइज करता है। New public management, effectiveness, efficiency, economy, इन 3 चीजों पे ये फोकस करता है। देखिए, this was mostly in the private sector। हमें पब्लिक सेक्टर पे काम करना है। पब्लिक सेक्टर को इतना efficiency की आदत नहीं है,
व्हाई? बिकॉज पब्लिक सेक्टर में लैक ऑफ मोटिवेशन ज्यादा है, मोटिवेशन नहीं है। हाँ बन गया है सबके, जॉब सिक्योरिटी है ना। तो अभी धीरे धीरे अभी ये ओरिएंटेशन चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफरेंट नेम्स सच एज मैनेजरिज्म, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक पैराडाइम, एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेम फिनोमेना। तो अलग-अलग नामों से मॉडर्न फिनोमेना या मॉडर्न अप्रोच है। Now the government has to compete with the private sector. BSNL is competing with Airtel. Air India was competing with Kingfisher. Kingfisher भी डूब गया, Air India भी डूब गया। कंपीट किससे करना है वो तो पहले ना, किसी भी कंपीट करोगे तो कैसे होगा? एयर इंडिया को प्राइवेट में काटने के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि एयर इंडिया का अभी इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करेगा, एयर इंडिया करेगा, बिकॉज़ देयर आर लॉज टू रेगुलेट द डिफरेंट सेक्टर्स। फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हर चीज रेगुलेशन गवर्नमेंट कभी नहीं छोड़ती। ऑलराइट, सो अलग-अलग नामों से ये मॉडर्न अप्रोचेस आ गया। ओके, बेसिकली इट वाज कॉल्ड ओवरऑल न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, बट उसके अलग-अलग नाम पे जहां पे मोर फोकस वाज गिवन ऑन इंप्लीमेंटेशन। आज भी इंडिया में प्रॉब्लम यही है। जब मेरा वीडियो है ऑन दिस फार्म रिफॉर्म्स, मुझे एक्चुअली वो लॉज अच्छे लगे। हर चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज के लिए एग्रीमेंट, हर चीज के लिए कोई ना कोई क्लॉज, क्रॉप इंश्योरेंस, सीड इंश्योरेंस, अगर मानसून नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, काफी अच्छे उन्होंने वो लॉज बनाए थे। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का क्या? वैसे देखा जाए तो हमारे इंडिया में बहुत अच्छे लॉज हैं, बहुत अच्छे पॉलिसी है, प्रॉब्लम तो इम्प्लीमेंटेशन में। और अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस आया है कि प्राइवेट सेक्टर में जब कोई बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आती है तो वो गरीब लोगों को दबा देता है। बट देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे हम जीते, जैसे रिसेंटली पेप्सिको कंपनी का नाम सुना होगा आपने, जो पेप्सी बनाती है, रफललेस भी बनाती है। उनका एक आलू था, पोटैटो, जिसके ऊपर उनका पेटेंट था, दे हैड अ पेटेंट, वो पेटेंट हार गए इंडिया में। कैसे बताता हूँ कैसे। अब देखो ब्यूरोक्रेसी को काम कैसे करना पड़ता है। मैं पेप्सिको का ओनर हूँ, ये फार्मर है, मैंने इनको आलू आके दे दिया, गुजरात के फार्मर है कि जाके आप अपना ये आलू ग्रो कीजिए, मुझे इतना इतना आलू चाहिए और मेकिंग का रफललेस दे दे। तो ये मान के हाँ भाई ठीक है करते हैं, इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ये विजुअल नहीं कैसे, ये भी इंस्पायर हो गया जी भी क्या आपने किसी में कर, इनको परमिशन दी क्या, मेरा पेटेंट है ना, बट इनको पेटेंट पता है क्या? नहीं, ये क्या होता है पेटेंट? आपको आलू पता है पेटेंट क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर को भी नहीं पता, कितने टीचर्स को भी नहीं पता, फार्मर को कैसे पता होगा? ये भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, हमको आलू तो सब जगह पे गुजरात, राजस्थान वो आलू फेल गए। अब किसको जेल में डालोगे? एंड यू नो व्हाट, पेप्सिको ने बोला हमें 1000 करोड़ का कंपनसेशन चाहिए। वाह वाह, 1000 करोड़ की, देखिए कितने जीरो है इसमें, हार गए। तो पेप्सिको ने बोला कम से कम फार्मर को बोलो कि जिनको हमने अलाउ किया है उन्हीं को प्रोड्यूस करने दो। गवर्नमेंट ने बोला कैसे? इनके पास भी है, इनके पास भी, इनके पास भी, और ये दोनों दोस्त हैं। मुझे 10 टन ऑफ आलू चाहिए, कितने? 10 टन, इनका 8 टन होगा, इनके पास है ना 2 टन। तो ये बोलेंगे तेरे साथ मेरे साथ किसका, थोड़ा गैप रख, हमने कॉपी किया, समझ रहे हो? इधर की सेटिंग है ना। फिर तो अभी ब्यूरोक्रेट इसको जुडिशरी हाथ ऊपर कर दिए इंडिया में, इसीलिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को पेटेंट नहीं था, लेकिन ट्रिप्स ने करवाया, ठीक कर दिया हमने। लेकिन देखा ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स क्या इंडिया में। इंडिया इज एन एग्रीरियन कंट्री, डिफिकल्ट है यहाँ पे ऐसे लॉस को इम्प्लीमेंट करना। हार गया उसके लिए मॉनसाइन तो आ गया, बीटी कॉटन, कॉटन उसका भी एक पेटेंट उनके पास आ गया। विदर्भ में जो हर जगह पे कॉटन 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 कॉटन, नहीं हुई बारिश, सुसाइड, अरे भाई दूसरा भी कुछ होगा, लेकिन नहीं, जहां पे पैसा मिल रहा है वहां पे आदमी वही क्रॉप बना रहा है। ओके, सो ब्यूरोक्रेट्स हैव टू अंडरस्टैंड दिस ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स।
मैंने ये भी बताया लॉकडाउन में सब टाइमिंग्स आपने देखे होंगे कि शॉप कब स्टार्ट करता है, कब शॉप बंद करना है, होटल्स की टाइमिंग्स क्या होंगी, जिम्स की टाइमिंग्स क्या होंगी, स्विमिंग पूल अलाउ करने के लिए, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस, ये सारी पॉलिसी ब्यूरोक्रेट्स ने बनाई, पॉलिटिशियन ने नहीं। अब आप बोलोगे कैसे बनाई? बेस्ड ऑन डेटा। किसका डेटा? हॉस्पिटल का डेटा, कोविड-19 पेशेंट्स का डेटा। पॉलिटिशियन ने ये स्टडी नहीं किया। पॉलिटिशियन साहब बेसिकली भाषण, वो गाना भी आया था, गो करोना गो, वो गाना गा रहे हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है? So this is the very big difference. Orientation में फर्क है, क्योंकि politicians are more interested to make people happy. Bureaucrats are more important to follow the constitution and the laws and the policies. Orientation अलग होने की वजह से ये modern approach बहुत ज़्यादा जरूरी है. The new approach to public management is oriented to results, focusing on clients, outputs and outcomes. पहले क्या था? Procedure follow. क्यों मैं बता रहा हूँ? उसके पीछे का रीजन है. कोई इनोवेटिव ब्यूरोक्रेट है मेरी, कि वो कुछ इनोवेट करना चाहता है, कुछ अलग तरीके से करना चाहता है, उसको कहा जाता है कि भैया प्रोसीजर फॉलो। आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, कुछ गलती होगी, आप सस्पेंड हो जाओगे। कौन सस्पेंड होना चाहता है? समझ रहे हो? सीआरपीसी, सीपीसी, आप फॉलो मत करो प्रोसीजर, जज आपको रिप्रिमेंड करेगा। इनका लाइसेंस 15 दिन के लिए रद्द। अरे सर मैं तो न्याय, कौन हो तुम? किसने बोला? प्रोसीजर किसके लिए? अरे भाई इंसानों के लिए प्रोसीजर है क्या प्रोसीजर इंसानों के लिए? समझ रहे हो कि इसका पीछे का रीजन बता रहा हूं कि व्हाई दिस ओरिएंटेशन नीड्स टू चेंज, बिकॉज़ लोगों को डर है कि अगर मैं प्रोसीजर फॉलो नहीं करूंगा तो मुझे सस्पेंड कर देंगे। आज भी वो डर है। और जब पॉलिटिशियन चाहता है तब सारे रूल्स प्रोसीजर बेंड करोड़ करके हम उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ, फॉर एग्जांपल जब पुणे में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, दैट टाइम यू शुड सी द रूल्स। चक्का अच्छे के रास्ते पर गए, दिल्ली में तो ब्रिज गिर गई, पता है ना? कॉमनवेल्थ क्या वो कलमाड़ी जेल में गया था और गेम्स के लिए और वो ब्रिज तो फटाक से गिर गया। समझ रहे हो क्वालिटी कितना? अभी लोग जेल में जाना पड़ा। एक जमाने में मूवीज में डायलॉग हुआ करता था, अब तक बताओ भारत के इतिहास में अब तक कोई मंत्री गया है जेल में? लालू प्रसाद है, कलमाड़ी, आर राजा, ए राजा सॉरी, वो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर गए। वो अभी डायलॉग मूवी में आएगा तो लोग ये क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे गए। चेंज, मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। इट फोकसेस ऑन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एंड परफॉर्मेंस। अभी फोकस क्या है? परफॉर्मेंस पे है, नॉट ऑन प्रोसीजर। आउटकम्स, आउटपुट। मुझे प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करो ताकि मुझे आउटपुट मिले। अगर बच्चों को पढ़ाने की टेक्निक पसंद नहीं है तो टेक्निक चेंज करो, स्टाइल चेंज करो। फिर किड्स आर कंप्लेनिंग कि नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर चेंज कर दो। हो रहा है कैसे? इधर ही नहीं हो रहा है तो सोचो नेशनल लेवल पे क्या होगा। ये सभी जगह पे हो रहा है। इट्स नॉट समथिंग दैट इज अ प्रॉब्लम है नेशनल। आप बोलते हैं वो भी इंसान है, आपकी तरह मिलता है, उसके भी चाचा मामा भतीजे उन्हीं लोगों को कॉन्ट्रैक्ट है। मैं पॉलिटिशियन हूं, ये मेरा कोई तो दूर का रिश्तेदार है, इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट है 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या 2 कम है? हर जगह पे यही चल रहा है। उसके बाद market and market type mechanisms in the place of centralized command and control side of regulation, competition, choice, devolution, better matching of authority, responsibility and accountability. जिस इंसान के पास कैपेबिलिटीज है उस इंसान को काम है। अगर एक बीए हिस्ट्री वाले को मैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो क्या क्या बोल रहा है? मैं एलएलबी में अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर मैं इंजीनियरिंग सिखाने लगे तो क्या तो मैथ्स को आता नहीं। समझ रहे हो? जहां पे जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप प्रोवाइड कीजिए ना। सबसे सिंपल बता रहा हूँ, जो ट्राइबल बच्चे होते हैं, अंडमान निकोबार गया था मैं, और लक्षद्वीप में ट्राइब्स है, तमिलनाडु में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, उनको आप सिखा रहे हो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कौन से लैंग्वेज में? इंग्लिश में। उनको तो हिंदी नहीं आती, उनको इंग्लिश में सिखा रहे हो। उनको क्या चाहिए? दे वांट वॉलंटरी एजुकेशन। दैट मींस उनको ऐसा कुछ एजुकेशन दीजिए, बास्केट बनाना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, टेलरिंग करना, क्योंकि ये उनका जो कल्चरल लैग है, दे डोंट अंडरस्टैंड 2 + 2 = 4, क्योंकि बचपन में कभी देखा ही नहीं 1 2 3 4, ना उनके पेरेंट्स ने देखा, ना ग्रैंड पेरेंट्स ने देखा, ये बच्चे देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उनको ये मत सिखाओ, सिखाओ पर उनके लैंग्वेज में। हो रहा है नहीं, बट इट्स अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन।
अब तक कोई पीआई फाइल हुआ है? नहीं, to implement RTI. In UK, during the Thatcher government, there was a concerted effort to implement the 3 E's: economy, efficiency, and effectiveness. Thatcher government of UK की वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनका ये एम्फोसिस था कि इन 3 चीजों के ऊपर हम फोकस करें: efficiency, effectiveness and economy. तो आज यहीं पे रुकते हैं. Alright. I hope आपको सबको समझ में आ रहा है modern approach. So we'll stop here. Attendance.